हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता मैथ्स की इस प्रैक्टिस बैच में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास है आपकी प्रैक्टिस नंबर 6 और प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका 6 है, इसका सोल्यूशन मैथ्स में क्या ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको कराने वाला हूं। बस आप लोग यहां पर बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अभी तक आपको जितने भी सेट मैंने यहाँ कराए होंगे, आपको काफ़ी उनके जो सोल्यूशन, जो उनके अप्रोच हैं, उनको आपने देखा, काफ़ी आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी आपके सामने बहुत सारे सेट्स यहाँ पर आने वाले हैं और उनमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, तो उनका जो सोल्यूशन होगा वो भी हम लोग देखेंगे बेस्ट अप्रोच के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो आपके सामने बोर्ड पर ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। एक निश्चित समय में एक आदमी एक लड़के से दुगना काम करता है, उसी काम को 10 आदमी 8 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए 3 आदमी तथा 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से अगर देखें तो इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित समय में एक आदमी एक लड़के से दुगना काम करता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका इफिशिएंसी दे दिया है कि एक आदमी जो है एक लड़के से 2 गुना काम करता है, ठीक है। जो भी लड़का जितना भी काम करता है उसका 2 गुना काम एक आदमी करता है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि एक आदमी की जो क्षमता होगी 2 लड़कों के काम करने की क्षमता के बराबर हो जाएगी। जितने 2 लड़के मिलकर काम कर रहे होंगे उतना एक आदमी अकेला कर रहा होगा। तो ये हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 मैन बराबर 2 बी, ठीक है। चलिए, उसी काम को क्या होता है, उसी काम को 10 आदमी 8 दिन में पूरा करते हैं। 10 आदमी 8 दिन में पूरा करते हैं। तो बोल रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है, तो 3 आदमी तथा 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात यहाँ पर जो आपसे पूछा है, 3 आदमी तथा 4 लड़के, 3 आदमी तथा 4 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसको देख लिया जाए। तो एक आदमी बराबर भाई 2 बॉयज है, तो 3 आदमी अगर मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बॉयज ही हो जाएगा प्लस 4 बॉयज ही हो जाएगा। मतलब आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछना चाह रहा है, या तो आप ये बोलिए 3 मैन या 3 मैन प्लस 4 बॉयज, या तो आप डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 10 बॉयज, क्योंकि मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया, इस आदमी को भी बॉयज के रेस्पेक्ट में मैंने इसको बना लिया है। अब ऊपर अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर सीधे सीधे बात कर रहा है, उसी काम को 10 आदमी 8 दिन में पूरा कर रहा है। 10 आदमी 8 दिन में पूरा कर रहा है, तो बाकी के काम को कितना पूरा करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 10 आदमी है, अब इसको भी क्योंकि ये बॉयज में कन्वर्ट हो गया है, तो 10 आदमी को अगर हम बॉयज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 20 बॉयज। इस 20 बॉयज मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। अब सीधी सी बात है, यहाँ सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा 20 बॉयज हैं, 8 दिन में काम कर रहे हैं। अगर 10 बॉयज हो जाएंगे तो ये बताइए दिन ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। सीधी बात है, अगर बॉयज ज्यादा होंगे तो दिन कम लग रहा होगा, और अगर ये बॉयज अगर कम हो गए, ठीक है, कम हो रहे हैं, तो ये ठीक दुगना हो जाएगा, ठीक है। उसी रेशियो में देखिए, ये आपका क्या हो रहा है, 10 का ये दुगना हो रहा है, और तो इधर 8 का दुगना हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा, 16 दिन। कितना जाएगा, 16 दिन। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 16 दिन, सी ऑप्शन, ठीक है। चेक कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गए, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप 2 अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। वो क्या है, ध्यान समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, कि 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट समझिएगा कि 12 आदमी 90 दिन में कर रहा है, तो ये टोटल उसका काम हो गया, टोटल काम उसका। लिखा है कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद, कार्य प्रारंभ होने के 30 दिन के बाद 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया है, 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब 30 दिन तक भाई ये 12 आदमी तो रहेंगे ही होंगे, तो 12 आदमी ने तो 30 दिन तक काम किया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि 2 आदमी ने कार्य छोड़ दिया, मतलब 10 बच गए, 10। और फिर बोला है कि और 8 आदमी शामिल और हो गए। क्या बोल रहा है कि 8 आदमी शामिल उसी वक्त और हो चुके हैं। तो 2 ने छोड़ा तो 10 हुआ,
10 हुआ, और 8 आदमी और अगर शामिल हो गए तो 10 8 कितना हो गया 18। तो अब आपके पास अब यहाँ पर कितने हो गए 18 आदमी हो गए। तो वही पूछ रहा है कि अब 8 आदमी अगर शामिल होंगे तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है डी की वैल्यू। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको काटते हैं। यहाँ से अगर ध्यान दें 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और यहाँ भी देखिए 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। 3 से भी काट दीजिए, 3 दामा 30, और यही सब देखिए सभी जगह 3 से कटेगा तो ये कितना जाएगा 30 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और बाकी कट नहीं रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं 30 दूनी 60 ये हो गया, और 10 दूनी 20 माइनस 20 ये हो गया, और बराबर इधर क्या बचा डी बच गया। डी मतलब वही दिन होगा आपका। तो डी बराबर कितना आ गया 40 दिन। जो शेष यहाँ पर सब ना, जो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो ये कितना होगा 40 दिन। ये आपका बेसिक मेथड था जो आप सभी को आता होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 40 दिन। लेकिन एग्जाम वाला अप्रोच क्या होना है उसको आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से, और शायद आपको सोल्यूशन देखकर वो समझ ना आया हो जो मैंने ई बुक में बनाया है। तो यहाँ पर आप वीडियो के माध्यम से उसका सोल्यूशन आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्या और क्यों मैंने वहां पर कैसे किया। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर तो 40 दिन आ गया। अब एग्जाम वाला अप्रोच क्या है ध्यान समझिएगा। यहाँ पर सीरीज बात है, 12 आदमी है, किसी कार्य को 90 दिनों में कर रहा है। आपने देखा कि यहाँ पर जो काम है, काम तो वही करना है। अब भले आदमी कम ज्यादा हो रहे हो, भाई सीधी बात है, आदमी अगर कम होंगे तो दिन ज्यादा लेगा, ठीक है, और आदमी अगर बढ़ जाएंगे तो दिन कम होगा। तो जब भी, लेकिन काम अगर वही है, अगर आपका क्या हो, काम क्या हो, कांस्टेंट हो, काम क्या हो, कांस्टेंट हो, काम वही हो, तो वहां पर हम क्या लगा सकते हैं, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो सीपीआर। क्या लगा सकते हैं, सीपीआर। कैसे लगेगा ध्यान समझिएगा। यहां पर लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिन में कर सकता है। फिर क्या बोला, कार्य प्रारंभ होने के मतलब शुरुआत में जो इनिशियल जो आदमी थे 12 थे, 30 दिनों के बाद 2 आदमियों ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब 2 आदमियों ने काम छोड़ दिया है, 2 आदमियों ने काम छोड़ दिया है, और 8 आदमी शामिल और हो गए हैं। 8 आदमी क्या हो गए हैं, शामिल और हो गए हैं। तो मैं यहां बोल सकता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप ऐसे समझिएगा, 2 आदमी अगर काम छोड़ दिया है और 8 आदमी अगर यहां पर शामिल हो गए हैं, तो यहां पर इसको कैसे करना है। ठीक है, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो से इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे, तो आप अगर सोल्यूशन देख रहे होंगे वहां पर अच्छे से मैंने पूरी सारी चीजें बता रखी हैं। जहां पर आपको वहां लिखा हुआ दिख रहा होगा कि 6/12, 6/12 और 1/2, फिर मैंने इंक्रीज लगा दिया। वो कैसे मैंने किया उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए शुरुआत में 12 थे, 2 आदमी चले गए, 2 आदमी चले गए, फिर 8 आदमी और शामिल हो गए। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं यहां पर 2 गए और 8 शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं 6 आदमी ओवरऑल बढ़े कि नहीं बढ़े। तो मैं क्या बोलूंगा कि 12 पहले थे, 6 और बढ़ गए, और अभी आपने इसका सोल्यूशन भी देखा था कि 18 आदमी टोटल हो गए थे। तो मैं क्या बोलूंगा 6/12, इसका मतलब 1/2 आदमियों की यहां पर वृद्धि होगी रेशियो में। अगर ये वृद्धि हो रही है क्योंकि काम तो मुझे वही करना है, तो सीधी सी बात है आदमी जब बड़े होंगे तो दिन आपका कम लग गया होगा। तो दिन कितना कम लगना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, 1 यहां पर जोड़ देंगे। जब भी ये एरो ऊपर की साइड रहेगा, बढ़े रहेगा, तो ये 1 इसमें जोड़ देंगे 2 में, तो इसका मतलब दिन में 1/3 की कमी होगी। दिन में क्या होगी, 1/3 की कमी होगी। अब यहां पर समझिएगा ध्यान से, यहां पर 30 दिन तक तो काम कर लिया था, 30 दिन तक तो काम कर लिया था, तो बाकी के वैसे अगर देखा जाए, अगर आदमी वही होते, कुछ भी ना निकला होता, तो 60 दिन और लेता, क्योंकि टोटल 90 दिन था। यहां 30 के बाद यहां पर कुछ निकले फिर आए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिन में भी कुछ फर्क पड़ा होगा। तो जो शेष 60 दिन था, वही शेष 60 दिन में कहीं ना कहीं कमी आई होगी, क्योंकि 30 दिन में तो कोई कमी नहीं आई। जो 60 दिन बचा, वैसे देखा जाए 60 दिन लगना चाहिए था, लेकिन 2 आदमी निकले और 8 आदमी जब आए, तो वही जो 60 दिन था उसमें कुछ कमी आ जाएगी 100%। क्यों, क्योंकि यहां पर 6 आदमी और बढ़ गए, और जब 6 आदमी बढ़ जाएंगे तो दिन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दिन में कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब 1/3 ये जो आपने लिखा है, तो दिन में ये 60 जो आपके शेष दिन थे, इसी में आपकी कमी हो जाएगी। और कितने दिन की कमी होगी, 20 दिन की कमी हो जाएगी। मतलब जो 60 दिन लगने थे, अब वो कितना लगेगा, 20 दिन कम हो जाएगा 60 में। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, 60 - 20, आंसर क्या आ जाएगा, 40 दिन। थोड़ा सा यहाँ पर
आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा शायद ट्रिकी आप लिए हो सकता है, लेकिन एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट ये समझ गए तो आपको आसानी के साथ सारी चीजें समझ में आ सकती हैं। बाकी आपको दिख ही रहा है स्क्रॉल करते हुए, आप यहाँ पर प्रैक्टिस बैच में आप शामिल हुए हैं और प्रैक्टिस में मैं जितना हो सके उतना डिटेल में आपको समझा भी रहा हूँ। बाकी ये सारी चीजें आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई भी जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना जो भी क्वेरी है तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका मैंने यहाँ पर 2 अप्रोच बताया और उम्मीद करता हूँ दोनों ही आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है 189, 273 और 153 का चौथा अनुपातिक क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे? फोर्थ प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर कैसे लगाते हैं ध्यान दीजिएगा। 189 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 273 और इस तरीके से यहाँ 153 हो गया, और जो चौथा प्रोपोर्शन होगा उसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। तो यहां से डायरेक्ट आपको समझना है। पहले तो मैं आपको इसको लिखा कर बता दे रहा हूं, क्योंकि इसको जब आप लिखोगे 189/273 बराबर 153/x, 153/x। अगर मैं इसको देखूं अगले लाइन में तो यह आ जाएगा 189 × x बराबर 153 × 273। अब इसको काट पीट कर आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन उसको करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बोला, कई बार आपको मैंने बताया भी पिछले जो सेट्स आपके हुए, यहां पर एक हम अस्त्र का यूज कर सकते हैं, वो क्या है? यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि यहां पर RHS में, क्योंकि LHS और RHS क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर मैं इसमें यूनिट डिजिट आपसे पूछूं इकाई अंक कितना आएगा लास्ट में, तो आप बोलोगे सर 3 3 का 9, क्योंकि 273 है तो 3 3 का कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट। इसका मतलब यहां पर देखिए 9 है, तो इसका मतलब जो भी x का मान होगा, जो भी x का मान इसमें से ही होगा, उसके यूनिट डिजिट का और 9 के मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अगर यहां पर ये देखिए, यहां पर आपका जो पहला ऑप्शन है वो 117 है। अगर यहां से मैं 7 उठा लूं, क्या उठा लूं? यहां से अगर मैं 7 उठाऊंगा तो यहां से क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, 7 9 63, 7 9 63, तो यहां से तो 3 ही आया यूनिट डिजिट। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए कितना? 9 चाहिए। अब यहां पर अगर आप आते हैं, यहां पर आप देखिएगा 9 है, और इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा? 81 आएगा। 1 आ गया, लेकिन मुझे चाहिए कितना? 9। ये भी नहीं होगा, ये 7 भी नहीं हो गया, बचा क्या? 221। तो इस तरीके से आप यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से यहां से बता सकते थे कि जो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन था, इसका आंसर क्या था? 221। ये सिर्फ समझाने में टाइम लगा, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग समझ सकते हैं क्या? इसको आप समझ सकते हैं, जैसे यहां पर x की वैल्यू है ना, यहां पर जो x वैल्यू है, तो यहां पर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये a है, ये b है, ये c है। डायरेक्ट आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा कि जो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन होता है वो BC/A होता है। क्या होता है? BC/A। इसका प्रोडक्ट और अपॉन में क्या? 189। देख लीजिए। लेकिन यहां पर अब अगर आप गुणा करके भाग करोगे तो काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया? यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चंस को आसान कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक अस्त्र के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं, जिसका एग्जाम में आप बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, ऐसे अप्रोच भी आपको बहुत सारा टाइम यहाँ पर बचा सकते हैं। चलिए, मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर आपके सामने, एक बार आप देख लीजिएगा। यहां पर अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, लिखा है 15 लीटर, क्या लिखा है? 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:4 है। यदि 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा? और आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑप्शन दे दिया गया है। चलिए, यहां पर अगर आप ध्यान दें, यहां पर सीधी सी बात है, 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल और पानी है। मान लीजिए मैंने अल्कोहल को लिखा किससे? A से लिख दिया, और वाटर को लिख दिया W से, ठीक, W से। तो 15 लीटर में 1 और 4 का अनुपात है किसका? अल्कोहल और पानी का। तो मैं बोल सकता हूं कि 4 और 1 5 यूनिट क्या होगा? वही मिश्रण होगा। तो 5 यूनिट बराबर 15 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 3 लीटर। इसका मतलब जो अल्कोहल होगा वो 3 लीटर हो गया। तो अगर अल्कोहल 3 लीटर है 15 में से, तो वाटर कितना हो गया? 12 लीटर। वाटर कितना हो गया? 12 लीटर। फिर उसके बाद आपने देखा, यदि 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए,
अब इसमें क्या किया जा रहा है, 3 लीटर अब इसमें पानी मिला दिया जा रहा है प्लस। इसी तरीके से मैंने आपको सोल्यूशन भी बताया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप 3 लीटर पानी मिलाओगे, ध्यान समझिएगा, जब 3 लीटर आप पानी मिलाओगे तो एल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है उसमें तो चेंज आएगा नहीं, ठीक है। आपने पानी बढ़ाया है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो वाटर जो 12 था ये कितना हो जाएगा, 15 लीटर, ये 15 हुआ। लेकिन जो आपका एल्कोहल है, एल्कोहल तो भाई चेंज होगा ही नहीं, ये 3 एल हो गया। इसका मतलब यहां से आपसे पूछ रहा है कि नए मिश्रण में, अब ये जो नया मिश्रण है ये आपका क्या है, नया मिश्रण, ये नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। तो बताइए ध्यान से, एल्कोहल का प्रतिशत कितना हो गया, 3 आपका एल्कोहल है 3 लीटर, और नए मिश्रण के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ना कि वाटर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल का जो प्रतिशत है ये आपका पूछ रहा है कि इसमें नए मिश्रण में। अगर पूछता कि नए मिश्रण में पानी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम 15 को नीचे रखते, लेकिन मिश्रण पूछ रहा है तो मिश्रण में तो एल्कोहल और पानी दोनों है, तो मैं क्या बोलूंगा, 3/18, 3/18, 1/6, और 1/6 की वैल्यू अगर मैं परसेंटेज में पूछूंगा तो आ जाता है 16 सही 2/3%। आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 16 सही 2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और देखने में थोड़ा खतरनाक, लेकिन जो अप्रोच है अगर आप सीख गए तो ऐसे क्वेश्चन को सेकेंडों में निपटा सकते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान दें, ये एक समीकरण का फॉर्मेट है, मतलब एक समीकरण है, इक्वेशन है, और जहां पर आपके पास 2 वेरिएबल दिए गए हैं, एक ए और बी के रिस्पेक्ट में, ए और बी यहां पर 2 वेरिएबल हैं, और अगर एक समीकरण है और 2 वेरिएबल है तो वहां पर आप एक मान अपने से कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहां देखिए कितना आसान कर सकता हूं, एक ऑप्शन को, मतलब मैं यहां पर क्या कर देता हूं, बी को 0 कर देता हूं, बी को क्या कर देता हूं, 0 कर देता हूं, और जब मैं बी को 0 करूंगा तो ये देखिए गायब हो जाएगा, भाई ये 0 हो गया, इसकी भी कहानी खत्म हो जाएगी, इसकी भी कहानी खत्म हो जाएगी, इसकी भी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपका बनेगा रूट में a², और बाहर जब यहां निकालोगे तो आएगा a, ऐसे यहां से भी जो बाहर निकलेगा क्या आएगा a, और बराबर क्या आ गया 1, तो 2a बराबर 1, तो a बराबर 1/2, a बराबर कितना आ गया 1/2, कब, जब आपने b बराबर 0 लिया, जब आपने b बराबर 0, तो इसका मान उठाकर जो पूछा है उसमें रख देते हैं। तो यहां पर अगर आप रखेंगे 1 - a² मतलब 1/4 हो जाएगा, और इंटू 1 - b का मान क्या है 0 है, इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका आंसर क्या जाएगा 4 - 1 3/4, बाकी तो ये 1 ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा 3/4, और इसमें जो ऑप्शन दिया गया था वो क्या था, डी ऑप्शन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में इस तरीके से समीकरण के फॉर्म में दे दिया जाता है, तो इनको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी डिफिकल्टी के साथ हम लोग बड़े आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद एक्यूरेसी प्लस स्पीड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें मैंने बोला भी था ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। 33 - 4√35 का वर्गमूल, अर्थात ये वर्गमूल जो पूछ रहा है यहां पर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इसका वर्गमूल 33 - 4√35, 4√35 इसका आपको वर्गमूल बताना है। वर्गमूल निकालते समय आपके पास 4 ऑप्शन भी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ माइनस है तो 100% जो हमारा वर्गमूल होगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, जब वर्गमूल निकालते हैं या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा तभी बाहर आ पाएगा वर्गमूल के, क्योंकि मुझे इसको पूर्ण वर्ग के तरीके से ट्रीट करना होगा तभी वो बाहर आ पाएगा, या तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। और जबकि आपको यहाँ दिख रहा है माइनस में, तो इसका 100% यहाँ पर आपका माइनस में फॉर्मेट बनना चाहिए। यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये भी आपका क्या है, प्लस में है। किस में है, प्लस में है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये 2√5 है, यहाँ पर आपका क्या है 2√5 है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आपके पास बच्चे 2 ऑप्शन माइनस में, ठीक है, 2 ऑप्शन आपके माइनस में बच गए। अब इसको कैसे करेंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें थोड़ा सा, तो यहां पर इस क्वेश्चन को भी आप आराम से निपटा सकते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा सा मैं आपको यहां पर समझाता हूं। यहां पर अगर आप ध्यान दें 33 - 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, और 35 को क्या लिख सकते हैं 5 × 7,
अब यहां से आपको दिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको पता है यहां पर ये आपका 2ab वाला पोर्शन होता है, ये आपका यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं, ध्यान सुनिएगा, ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या होता है? ये दो तो आपका रहता ही रहता है, बाकी आपका यहां पर ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका ab के अंतर्गत आता है, AB के अंतर्गत आता है। तो यहां पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका क्या बनेगा, यहां से आपको ऐसा पेयर बनाना है कि जिसका ऐसा पेयर जिनका प्रोडक्ट करने पे ये आए और उसके अलावा इसका A और B का स्क्वायर करने पर, जोड़ने पर कितना जाए, A स्क्वायर और B स्क्वायर जोड़ने पर कितना जाए, 33 आ जाए। तो यहां पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर अगर मैं बोलूं 2√5 का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं, 2√5 का होल स्क्वायर कर दूं और प्लस 7 का √7 का होल स्क्वायर कर दूं, किसका, प्लस √7 का होल स्क्वायर, अगर इसको जोड़ने पे देखिए 33 आ रहा है क्या, तो आप देखोगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 प्लस 7, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं यहां पर 2√7 करता हूं, 2√7 का होल स्क्वायर और प्लस यहां से आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर आप ध्यान देंगे तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, 4 सते 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33। ये आपका बना रहा है 33। इसका जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो होगा 2√7 माइनस √5, 2√7 माइनस √5। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी ऑप्शन है। क्या है, डी ऑप्शन है। वैसे यहीं से देख के ही पता चल गया था। कैसे पता चल गया, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दो प्लस वाला साइन हो नहीं सकता था, तो हमारा या तो ये होता या तो ये होता। एक चीज और आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स निकालते हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ये उल्टा हो जाए, मतलब अगर यहां पर आपको ये देखना हो कि √7 और 2√5 में कौन बड़ा है, तो सीधी सी बात है आपको यहां पर क्या दिखेगा, ये जो ये वाला पोर्शन होगा जो 2√5 होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे और √5 की वैल्यू होती है लगभग 2.2 समथिंग, ठीक है। तो इसको अगर मैं गुणा करूंगा तो ये लगभग 4 दशमलव कुछ समथिंग चला जाएगा। और √7 की अगर वैल्यू मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे सर ये आपका आएगा लगभग 2.2 समथिंग आएगा, मतलब ये वैल्यू आपकी बड़ी आ रही है, और अगर ये वैल्यू बड़ी आ रही है तो ये साइन माइनस में आ जाएगा, और ये साइन अगर माइनस में आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स क्या हो जाएगा, ये दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन हम देख कर भी एलिमिनेट यहां पर कर सकते थे, आप चाहते तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी और ऑप्शन से ही देखकर लगा देते, ठीक है। लेकिन तरीका आपको आना चाहिए, बाकी अप्रोच भी आपको ऑप्शन से जो मैं बता रहा हूं वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो चुका है, 6 तक। अब हम लोग आते हैं 7 क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए 7 क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए एक बार। यहां पर लिखा है sin 2x बराबर 1/5 है। तो आपसे पूछा है sin x प्लस cos x का आपको यहां पर मान बताना है। तो सीधी सी बात है, sin 2x का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका 2 sin x इंटू cos x। क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x बराबर 1/5, बराबर 1/5। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली अगर हम देखा जाए तो ये हमारा आ चुका है। तो अगर आपसे ये पूछा है, अगर ये मुझसे पूछा है तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, किसका, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर कर दूं, तो देखिए कुछ काम बनेगा क्या। तो आप देखोगे इसका जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, जबकि ये स्टेप करना नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो ये एक आध 2 स्टेप तो आपको छोड़ना आना चाहिए। प्लस 2 sin x cos x। अब क्या मैं बोल रहा हूं, क्या छोड़ना चाहिए, अपने आप आपको समझ में आ रहा होगा कि आप डायरेक्ट कौन सा लाइन लिखते, डायरेक्ट आप लाइन ये लिखते sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और चाहे तो एक लाइन और छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले इसको समझ लीजिएगा। इसकी वैल्यू आपकी होती है 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, प्लस इसकी वैल्यू आपने अभी निकाल लिया था, कहां से, यहां से, देखिए 2 sin x cos x की वैल्यू क्या है 1/5। तो यहां आपने रखा तो यहां से आपका आ गया 6/5। क्या आया, 6/5। और 6/5 देखिए पहला ऑप्शन भी है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि होल स्क्वायर है। इसका मतलब मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो sin x प्लस cos x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट
6/5 आएगा। क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 6/5। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। क्या आएगा? बी ऑप्शन। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस तरीके से क्वेश्चन को आसान आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर है आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। ठीक है, आपका अप्रोच और आपकी जो बहुत सारे जो मैंने यहाँ पर आपको अस्त्र शस्त्र में जो यहाँ पर दे रहा हूँ, किस तरीके से क्वेश्चंस को लगाना है, वो चीज भी आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ लिखा गया है 8,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद राशि क्या होगी? 3 वर्ष के बाद राशि क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस क्वेश्चन को अगर लगाना है तो सबसे पहली बात, जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे, मतलब ये मूलधन या फिर उसके बाद बोल रहा है कि एक निश्चित दर से इतना हो जाता है, तो आपको पहले यहां पर क्या करना है, 2 वर्ष दिया है तो इसका आपको लेना है क्या, स्क्वायर रूट। मतलब 8,000 और 12,500 ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, इसका आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, पहले काट दीजिए। इसको जब काटोगे तो ये 16 और ये आप जाएगा आपका 25। अब 2 वर्ष है, 2 वर्ष से पहले आपको जाना पड़ेगा कहां तक, कहां पर, 1 साल पर जाना पड़ेगा। तो 1 साल तक जाने के लिए तो आप क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, क्योंकि 2 साल है। अगर 3 साल होता तो मैं इनका लेता क्या, घनमूल लेता। बात समझ आ रही है? तो यहां से स्क्वायर रूट ले लीजिए। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 4 और 5, 4 और 5। ठीक है, तो अब आप ध्यान समझिएगा, 8,000 से यहां पर हो रहा है 12,500, कितने साल में, 2 साल में, 2 साल में। तो तीसरे साल में, मतलब जब आपका 2 साल के बाद जब आगे बढ़ोगे तो 3 साल में आपका ये कितना हो जाएगा, लिखा है ना, 3 वर्ष बाद राशि क्या हो जाएगी। तो 3 वर्ष में जो आपकी राशि हो जाएगी वो क्या होगी, 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष में जो 3 वर्ष होगा उसके वहां पर राशि क्या होगी, वही आपसे पूछ रहा है। तो लैंग्वेज में कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहां पर आप ध्यान समझिएगा, एक चीज मैंने आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का बताया भी था, यहां पर जो गैप है 2 वर्ष का है। अगर मैं आपसे पूछता कि आगे नेक्स्ट 2 ईयर में राशि क्या हो जाएगी, तो डायरेक्ट जो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट होता है, इसका रेशियो 12,500 बटे 8,000, 12,500 बटे 8,000, इसी का मैं क्या कर दूंगा, इंटू करके 12,500 बटे 8,000 करूंगा, तो हमारा नेक्स्ट 2 साल का वो राशि आ जाएगा। अर्थात प्रिंसिपल से अगर मैं बात करूंगा तो 4 साल बाद वाली राशि आ जाएगी। लेकिन यहां पर 2 से 4 नहीं पूछा है, यहां 3 वर्ष पे पूछा है। तो बहुत ही आसान है, यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो आपने 1 साल निकाला है, क्योंकि ये 1 साल वाला है, तो मैं डायरेक्ट क्या बोलूंगा, जो रेशियो में यहां बोला था 12,500 बटे 8,000, ऐसे यहां पर आप क्या निकालो, क्या बोलोगे, 5/4। और किसका, इसका 12,500 का जब 5/4 आप निकालोगे तो ये तीसरे, मतलब 1 वर्ष के बाद यहां वाली राशि आ जाएगी। ठीक है, यहां वाली राशि हो जाएगी। और यही आपसे आंसर पूछा था। अगर 2 वर्ष बाद वाला पूछता तो मैं 5/4 ना करता, या 5/4 एक बार और कर देते। क्यों, देखिए वही आ रहा है ना, देखिए 25 बटे तब क्या जाता, 16 जाता, या 25/16 करते, या एक बार 5/4 और कर देते। क्लियर है, अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप अगर होता तो मैं आगे 5/4 और करता। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 31/25, ये 5 की पावर 5 होता है। 31/25 जो होता है 5 की पावर 5 होता है, और एक 5 का और मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन जाएगा क्या, 15,625। तो हमारा आंसर क्या होगा, 15,625 रुपए। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये। क्लियर है, समझ में आया सभी को? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना था, और उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, अगर आपने अच्छे से सारी चीजें समझी हैं। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि बहुत कुछ यहाँ पर आपको पहले से भी अगर आता रहेगा, तब यहाँ पर प्रैक्टिस करने का और आपको फायदा मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो ज़्यादा देर नहीं करना है। आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके इंक्वायरी ले सकते हैं और अपना यहाँ पर नाम दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, पेड बैच में। चलिए यहाँ पर देखिए, एक क्लास में सर्वाधिक अर्जित अंक 67 तथा सबसे कम अर्जित अंक कितना है, 32 है। औसत की गणना करते समय इनको गलती से क्या कर दिया जा रहा है, 76 कर दिया जा रहा है। मतलब जो 67 था उसको 76 कर दिया गया, और जो 32 था उसको 23 कर दिया गया। फिर बोला
कि क्लास के अंकों का औसत का अंतर क्या हुआ, मतलब अब आपसे पूछ रहा है कि औसत में कितना अंतर आया है, वही पूछना चाह रहा है। यहां पर ध्यान समझिएगा, यहां पर जैसे मैं देखता हूं कई लोग पूरा जोड़ते हैं, घटाते हैं, फिर चेक करते हैं, यहां पर आप देखते ही बता सकते थे इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, औसत जो आपका होगा 0 का होगा, अंतर क्या होगा 0 का होगा। अब कैसे किया मैंने, ध्यान समझिएगा। 67 से जब आपका 76 हुआ है तो यहां पर 9 की वृद्धि हुई, 9 की वृद्धि हो गई। और भाई सीधी बात है, अगर सिर्फ ये वृद्धि होता तो हमारा ये 9 बढ़ जाता और ये औसत पर फर्क डालता, औसत में कुछ ना कुछ फर्क डालता। लेकिन जब आपने देखा कि 32 को भी वो क्या कर दे रहा है, गलती से 23 कर दे रहा है, अब यहां पर -9 की कमी हो गई, तो क्या हो रहा है, इसको ये कंपनसेट कर दे रहा है, मतलब यहां +9 बढ़ा लेकिन ये 9 फिर घटा भी दिया। इसका मतलब औसत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसका मतलब जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग 2 अंकों की संख्या पलट कर लिखते हैं तो इनके बीच का जो अंतर है 7 और 6 अंकों का जो अंतर है 1 है, इसमें बस 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उनके बीच के अंतर जब आप निकालते हैं कितने की वृद्धि कितने की कमी हो रही है वो तुरंत आ जाएगा। इसीलिए मैं देखकर ही तुरंत बता दिया कि यहाँ जो डिफरेंस है कितने का आ रहा है, 9 का आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंस कितना है, 9 का आ रहा है, यहाँ कमी हो रही थी और यहाँ वृद्धि हो रही थी, दोनों क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। इसके मतलब अंतर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, 0 हो जाएगा। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। कोई ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, एक अन्य ट्रेन यह दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। तो 1 घंटे में, भाई इतना आसान क्वेश्चन है कि आप आराम से कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, दूरी निकालनी है और दूरी बराबर क्या होगा भाई, दूरी जो होगा, सॉरी यहां पर जो आपसे पूछा है ना, 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है और एक अन्य ट्रेन क्या कर रहा है, यह दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। तो 1 घंटे में इन दोनों द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, आप पहले वीडियो को पॉज करिए, फिर उसके बाद इसको लगाने की कोशिश आपको करनी है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपसे डायरेक्ट ये आपको दिया है, दूरी दिया है और टाइम दिया है, तो यहां से क्या स्पीड नहीं निकल जाएगा, स्पीड आपका निकल जाएगा तुरंत। तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां से आपका जाएगा, इसको काट देंगे तो 45 किलोमीटर पर आवर। कितना आया, 45 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही यहां फिर आगे वाली लाइन को देखते हैं। यहां बोला गया यदि यह दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती हो, अगर एक अन्य और दूसरी ट्रेन हो, मतलब ये पहली ट्रेन है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, वही दूरी है लेकिन जो समय ले रहा है अब 1 घंटे कम ले रहा है। तो यहां से इसकी स्पीड कितनी निकल कर आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है कि 1 घंटे में इन दोनों द्वारा तय की गई दूरी। सीधी बात है, जब स्पीड आ गया तो आपको स्पीड का मतलब पता है कि 1 घंटे में, ये क्या किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है, 45 किलोमीटर। इधर 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है, 60। तो दोनों ही ट्रेनों की हमारी जो दूरियां आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, 45 + 60। 45 + 60 कितना आ जाएगा, 60 + 45 कितना आ जाएगा, 105 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 105 किलोमीटर। आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार लगा लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन इस समय बहुत ज्यादा बार पूछा जा रहा है। पहले क्या होता था, वार्षिक ज्यादा पूछता था, अब तो आपका 10 माह में, 9 माह में इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, और छमाही भी आप कम पूछता है, इस तरीके से पूछता है। ठीक है, तो इसमें जब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे इन सारे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाते हैं, कैसे हम ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्मास्त्र वाला अस्त्र है उसका कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर देखिएगा 4096 रुपए पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये 2.5 वर्ष में, मतलब ये आपका प्रिंसिपल है, ये क्या है, मूलधन है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्याज की गणना क्या हो रही है, प्रति 10 माह में की जाए, मतलब 10 माह में आपको ये चीज बनाना होगा, 10 माह में। तो समय, सबसे पहले हम लोग समय पर काम करते हैं। यहां पर जो वर्ष दिया है ना,
ये लिखा है ना 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में, क्या दिया है 2.5 वर्ष। अगर मैं इसको प्रति माह में कन्वर्ट करूं, इसको माह में कन्वर्ट करूंगा तो आप खुद बताओ 2 साल का मतलब कितना हो गया, 12 दूनी 24 माह, और 0.5 का मतलब क्या हो गया, आधा, भाई 6 माह और हो गया। तो टोटल अगर मैं माह में कन्वर्ट करूंगा तो ये 30 माह आएगा। कितना आएगा, 30 माह। और आप देख रहे हैं कि यहां पर जो गणना की जा रही है वो 10 माह में की जा रही है। इसका मतलब 10 माह बाद वो जो ब्याज होगा वो ऐड ऑन होता जाएगा, फिर 10 माह बाद फिर होता जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कितना समय यहां पर उसको मिल रहा है, 10 माह है ना, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो टी हो जाएगा, जो टी होगा वो आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। दो चीज इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसे क्वेश्चन में, एक तो आपको जो रेट ऑफ, क्योंकि सब दिया रहेगा, यहां देखिए 2.5 वर्ष भी दिया है, 15% भी है, लेकिन जब ये दिया जाता है तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वही आपको सीखना है। अगर वो सीख गए तो फिर आप आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 15% को कैसे बदलना है, थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक देता हूं, ध्यान समझिएगा। जब आप छमाही करते थे, अगर आपको याद होगा, जब छमाही करते थे तो क्या करते थे, रेट का आधा कर देते थे, भाई 15% है तो हाफ कर देते थे। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि जब छमाही था, और वार्षिक का मतलब क्या होता है, 12 माह, तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं ना कि जब 6 से काटे 2 आया, इसी 2 से आप क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका उसी अकॉर्डिंग चलता था, 6 माह के अकॉर्डिंग, छमाही के अकॉर्डिंग। अब हमें 10 माह के अकॉर्डिंग रेट को कन्वर्ट करना है, तो फिर इसी को देखिएगा ध्यान से, इतना अच्छे से मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जिनका बेसिक भी वीक हो वो भी यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझ पाए। अगर आपके पास टाइम कम है, कोई भाई सीधी सी बात है, पूरी मैथ्स अगर आपको पढ़नी कम से कम 5 से 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन यहां से आप प्रैक्टिस बैच में आप अगर चाहें, ठीक है, अगर आप चाहें तो 20 दिन में भी वो आप वहां पर आउटपुट दे सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। अगर ध्यान से अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी के साथ और स्पीड में और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या बोला, अब 10 माह हो गया, अब छमाही था तो 6, और 12 क्या है आपका, 12 तो हमेशा ही रहेगा भाई, वार्षिक है। तो यहां पर जैसे मैंने काट कर बताया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो इसी 2 से मैंने डिवाइड किया। अब जब मैं इसको काटूंगा तो आएगा 2 पंजे 10, 2 छंग 12। देखिए समझाने का तरीका बता रहा हूं जिससे आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ जाए। इसका मतलब वहां 2 से आपने डिवाइड किया था, 2/1 से अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 2/1 से डिवाइड किया था। अब ऐसे ही इस रेट को 15% को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 6/5 से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 6/5 से। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 3 से ये कट जाएगा, 3 5 15, 3 दूनी 6, 5 5 25/2%। कितना आएगा, 25/2%। और ये रेट क्या होगा, 10 माह के अकॉर्डिंग हमने रेट को कन्वर्ट कर लिया। टाइम भी कन्वर्ट हो गया कितना, 3, और रेट भी कन्वर्ट हो गया 25/2। अब आप चाहें तो फार्मूला यहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि डिजिट सम का भी यूज हम लोग कर सकते हैं फार्मूले में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप कैलकुलेशन को और आसान बना सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, यहां पर पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे यहां पर पूछ लिया गया है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट अब इसको रफ कर रहा हूं, याद हो गया होगा, टाइम t बराबर 3 है, 25/2%। अब देखिएगा यहां पर CI आपसे पूछ रहा है, तो डायरेक्ट इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, CI बराबर P ब्रैकेट में, C ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - R। R का मतलब क्या हो गया, 25/2%। तो डायरेक्ट में क्या करूंगा, 25/2 × 100 डायरेक्ट में लिख सकता हूं ना। और पावर जो टाइम था, टाइम कितना था, 3 था, और 1 - 1 भी आ जाता है, P। ये आपका फार्मूला आता है। वैसे देखा जाए तो CI जो होता है वो अमाउंट माइनस P होता है, अमाउंट माइनस P। और ये इतना जो फार्मूला होता है, अगर मैं P को अंदर लेता जाऊं तो ये वाला इतना जो फार्मूला बनेगा यहां से लेकर यहां तक, ये क्या हो जाएगा, ये अमाउंट का फार्मूला हो जाता है, ठीक है, मिश्र धन का। अब आप यहां पर समझिएगा, यहां पर क्या मैं P के स्थान पर, यहां मैं P के स्थान पर क्या रख सकता हूं, 4096 दिया है, 4096 दिया है। अब इसमें देख रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ लग रहा है। अब इस कैलकुलेशन को देखिए कैसे आसान बनाते हैं, इसी चीज को तो समझना है आपको। यहां पर कैलकुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो डिजिट सम अप्लाई करेंगे, तो यहां देखिए 9 से 9 की कहानी खत्म हो जाएगी, 6 4 10। इसका मतलब 10 का मतलब डिजिट सम कितना आया, 1 गुणे। यहां पर डिजिट सम की बात करूंगा मैं, तो देखिए 5 2 7 और नीचे 2 है। यहां देखिए 5 2 7, नीचे 2 है, तो नीचे अगर 2 है, इसको 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे मुझे किससे करना पड़ेगा, 5 से।
क्यों? क्योंकि 2 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और 10 का डिजिट सम क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ 7 था तो 7 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा? 7 में अगर सॉरी ये प्लस है, ध्यान रखिएगा, 1 प्लस होता है ना। 7 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, तो कितना हो जाएगा? 5 × 3 = 8, 5 × 3 = 8, 8 × 1 = 9 और 9 का क्यूब क्या जाएगा? इसका डिजिट सम आपका 9 आ जाएगा, इसका डिजिट सम यहाँ से 9 का क्यूब जो भी होगा हमेशा वो 9 ही रहेगा और -1 ही हो जाएगा। तो 9 - 1 डिजिट सम कितना आ गया? 8 आ गया। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये जो CI है ऑप्शन में CI पूछा होगा, यहाँ माइनस नहीं था प्लस था, ध्यान रखिएगा, 1 प्लस, वो शायद गलती से लिखा गया 1 + R/100। आपको फार्मूला पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर CI बराबर क्या हो गया? 8 डिजिटल सम। तो इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा उसका डिजिट सम क्या होगा? 8 होना चाहिए। चलिए चेक करा जाए। यहाँ देखिए 9 से 9 की कहानी खत्म, 6 × 6 = 12, 12 × 1 = 13, 13 का डिजिट सम निकालेंगे तो 4 आएगा, तो हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए 8। यहाँ पर देखिए 9 की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, 7 × 7 = 14, यहाँ से भी नहीं आएगा, 5 आ रहा है। यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर 6 × 3 = 9, 6 × 1 = 7, ये भी आ रहा है, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, बचा क्या? ऑप्शन डी। अब चेक कर लीजिए, इसका 100% 8 ही आ रहा होगा, क्योंकि 1636 और ये 1736 है, इसका 7 आ रहा था तो एक बढ़ गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। मतलब यहाँ पर इसका डिजिट सम 8 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये आ गया। तो फार्मूला भी क्यों अप्लाई करते हैं? कुछ लोग बोलते हैं सर फार्मूला अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि दशमलव में भी सारी चीजें आती हैं, दशमलव में तो कैलकुलेशन में बहुत सारे मेथड हैं चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने का, लेकिन फार्मूला क्यों लगा रहे हैं? समझ रहे हैं? क्योंकि यहां पर हम डिजिट सम को अप्लाई करके कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? 1736, और ये माइनस नहीं था, क्या था? प्लस था। बस यही आपको देखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे मैंने रेट को कन्वर्ट किया, कैसे मैंने टाइम को कन्वर्ट किया, कैसे मैंने डिजिट सम लगाया। तो इस क्वेश्चन को एक बार अगर आपने देखा, फिर से एक बार दोबारा देखिए, जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा भाई, स्टार मैंने लगाया था 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन है। यहां पर दिया गया है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5, 12 और 13 है। इस त्रिभुज के अंदर और बाहर एक वृत्त खींचा गया है, तो अंतःवृत्त की अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का योग क्या होगा? सीधी सी बात है, जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दी जाएं, और वैसे भी देखिए यहां समकोण त्रिभुज दे दिया, इनफैक्ट अगर ये देता भी ना, अगर ये ना भी देता तो हम त्रिभुज की 3 भुजाओं को देखकर भी बता सकते थे कि ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या है? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज दे या ना दे, हम भुजा को भी देखकर बता सकते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब यहाँ पर 2 भुजाओं का जो स्क्वायर का सम होगा, तीसरी जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये आपका फॉर्मेट होता है। और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहाँ लगता है? हमेशा समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होगा, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर समकोण त्रिभुज है। अब इसका थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझिएगा। ABC एग्जाम में कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर 2 चीज पूछा गया है, जो अंदर की साइड वृत्त बन रहा है ऐसा, और एक बाहर की साइड ऐसा वृत्त बन रहा है। ठीक है, दोनों की कुछ ना कुछ त्रिज्याएं होंगी, दोनों की कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी यहाँ पर जो अंदर की साइड बनेगा, और बाहर वाला वहां पर बन रहा होगा बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जब भी अगर आपके पास समकोण त्रिभुज है तो वहां पर आपकी अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी, जिसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपका हो जाएगा, जो भी भुजाएं हैं यहाँ लिखिए, देखिएगा 5 + 12, जो भी आपका ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये आपकी होती है क्या? समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। बाकी 2 भुजाओं जो आपके लंब और आधार हैं, उनको जोड़कर कर्ण को घटा दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। किससे? 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर आपका आ जाएगा कितना? 4/2, और 2 से काट दिया तो आप आ गया कितना? 2। इसका मतलब यहां पर जो आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या आई वो कितनी आ गई? 2 आ गई। और समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज के लिए फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और कई बार आपसे ये भी पूछा गया है, और इंग्लिश में बोलते हैं इन रेडियस अंतः त्रिज्या को, और बाह्य त्रिज्या को बोलते हैं, बाह्य त्रिज्या को बोलते हैं क्या? सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में जो बाह्य त्रिज्या होती है, ये जो आपका कर्ण दिख रहा है ना, ये कर्ण,
जो इसका बीच वाला पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, जो बीच वाला होगा ये सेंटर हो जाएगा, तो ये आपकी त्रिज्या हो जाती है, मतलब कर्ण का जो आधा होगा, कर्ण का आधा मतलब जो 13 है इसका जो आधा होगा यही आपकी वाय वृत्त की त्रिज्या हो जाती है, अर्थात 6.5। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है r प्लस कैपिटल R, r प्लस कैपिटल R, तो स्मॉल r आपका 2 है, कैपिटल R क्या है आपका 6.5 है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 8.5। आंसर क्या आएगा 8.5। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है, सी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल का। यहां पर दिया गया है यदि संख्या कोई दी गई है और यहां से आपको क्या बताना है, यहां से 72 से विभाजित किया जा रहा है, तो आपसे पूछ रहा है तो y के अधिकतम मान के लिए, ध्यान दीजिएगा y का अधिकतम मान यूज करना है, तो √9x प्लस y का मान बताना है। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा, 72 से विभाजित अगर करना है तो 72 को क्या मैं 9 × 8 लिख सकता हूँ, 9 × 8। ठीक है, तो मैं ये नंबर फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, 342 है, x है, 818y है और 6 है। ठीक है, अब देखिए 72 से तो भाग देना मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूं, इसको ब्रेक कर लिया। तो जो 8 की डिविजिबिलिटी रूल होती है, तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल में हम लास्ट 2 डिजिट को भी देखकर बता सकते हैं कि संख्या हमारी 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अब आप बोलेंगे सर हमने तो लास्ट 3 डिजिट पढ़ा है, लेकिन लास्ट 2 भी डिजिट देखकर हम बता सकते हैं। कैसे? वो डिपेंड करेगा आपका तीसरा डिजिट क्या है। अगर तीसरी डिजिट अगर आपकी क्या है, सम संख्या है, तो हम डायरेक्ट ही भाग देकर पता लगा लेंगे संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर तीसरी विषम संख्या होगी, तीसरा अंक क्या होगा, विषम संख्या होगा, तो इसमें हम 4 जोड़कर फिर भाग देकर चेक करेंगे कि आपका कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब आप बताइए, तीसरा अंक आपका 8 है, इसका मतलब ये सम संख्या है, तो ये अगर 6 है यूनिट प्लेस पे, तो ये कटने की संभावना क्या क्या होगी। तो y का मान अगर आप ध्यान से देखें, आप पहाड़ा पढ़ें, तो 6 कब आता है, 8 दूनी 16, इसका मतलब y का मान 1 तो 1 आ गया। फिर 8 सते 56, तो y का मान 1 या 5 हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तुरंत देखकर आप बता देंगे y का मान 1 या 5 होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे जो बोला है ये अधिकतम मान यूज कर रहा है, किसका, y का, तो 1 तो हम लेंगे ही नहीं, हम y का अधिकतम मान लेंगे, तो y का मान अधिकतम मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब ध्यान समझिएगा, y का अधिकतम मान अब आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया। यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको मैं हटाता हूं। ठीक है, इसको मैं हटाता हूं y को। ठीक है, ये y मैंने हटा दिया। अब मैं y के स्थान पे क्या रखूंगा, अधिकतम रख दूंगा। ठीक है, थोड़ा कलर इसको चेंज करते हैं यहां पर, जैसे आपको समझ में आए। मैं y के स्थान पर 5 रख दिया, y के स्थान पर 5 रख दिया। अब थोड़ा देखिएगा ध्यान से, यहां पर अब आपको लगाना है 8 का मैंने यूज कर लिया, अब हम 9 का यूज करेंगे। और 9 की डिविजिबिलिटी रूल आप सभी को पता है, जहां जहां 9 दिखेगा काटते जाइए। अब यहां देखिए 8 1 9, इसकी कहानी खत्म। ठीक है, 4 2 6 3 9, ये भी गया काम से। यहां पर अगर आप ध्यान देते हैं, 8 6 14 और 14 4 18, 8 6 14 और 5 में से 4 आया 18 हो गया, तो यहां से 1 बचेगा, 1। तो x में x क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर x तब तो 8 होना चाहिए, तभी तो 9 बन पाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 8। कब, जब आपने y का मान क्या लिया, 5 लिया। तो हमारे ये दोनों मान निकल कर आ गए। और अब आप क्या करिए, इसको उठाकर यहां रख दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहां रख दीजिए, 9 × 8 और प्लस 5, तो 9 8 72, 72 और 5 क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 77, अंडर रूट में 77। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको एक बार देख लीजिएगा फिर से अगर ना समझ में आया हो। फिलहाल समझ में आ ही गया होगा, अच्छे से मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का मतलब राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन दिया है, जिसका आयतन दिया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। क्या बताना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब यहां पर थोड़ा बात को समझिए, देखिए
फार्मूला सभी को आता है, आप सभी लोग जहां तक लगा ही लोगे। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये आपका ऊंचाई जो दिया है, थोड़ा सा मैं फिगर बनाकर दिखाता हूं आपको अच्छे समझ में आए, और फिर इसको मैं डिटेल में बताता हूं। मान लीजिए ABCA है, ये आपका यहां से लेकर यहां तक ये आपका रेडियस होता है। यहां से डायरेक्ट जब आप मिलाते हैं ये आपकी हाइट हो जाती है, और ये ठीक 90 डिग्री पर होता है। कहां पर होता है? 90 डिग्री पर। तो यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, ये आपकी ऊंचाई होती है, रेडियस होता है। ये जो तिरछी ऊंचाई जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? L से। अब ऊंचाई जो दी है आपकी कितनी दी गई है? 24 दी गई है। ऊंचाई 24 दी गई है। अब यहां पर जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो अगर मुझे एक भी भुजा पता है तो मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करता हूं। और ये भी एक ऐसा अप्रोच है, एक ऐसा मैजिकल कॉन्सेप्ट है जिसका यूज हम लोग एडवांस मैथ्स में करते हैं। जैसे मैंने अभी तक अर्थमेटिक में डिविजिबिलिटी रूल का अच्छे से यूज कराया, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का यूज कराया, ऐसे एडवांस मैथ्स में ये भी एक मैजिकल कॉन्सेप्ट है जिसका यूज हम मेंसुरेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में और उसके अलावा ज्योमेट्री में भरपूर तरीके से, मतलब अच्छे से यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे एक 24 दिखा तो तुरंत मुझे आपको दो भुजा दिमाग में आनी चाहिए, और वो जरूरी नहीं कि वो सही हो, ध्यान समझिएगा। लेकिन हम लॉजिकल बेस पे सोच सकते हैं ना अपनी स्पीड बनाने के लिए। तो मैं सोचता हूं कि वो जो भुजा होगी वो 7 और 25 हो सकती है, क्योंकि अगर ऊंचाई 24 है तो इसका मतलब 7, 24, 25 क्या बना रहा होगा? एक ट्रिपलेट बनाता है। इसी आइडिया के साथ मैंने इसको बना लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक करेंगे, तो जिससे हमारी यहां पर निकलने के चांसेस यहां पर बन जाएंगे। और यहां पर पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है शंकु का, वो होता है क्या? पाई RL। CSA जो होता है पाई RL। इसको आप देखिए, लगा कर देखिए, अगर ऑप्शन मिल गया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब मैंने इसका यूज भी नहीं किया है अभी, लेकिन चेक करना है। अगर ऑप्शन टैली नहीं किया तो फिर मुझे इसको डिटेल में ही लगाना पड़ेगा। तो 22/7, R को हम ले लेते हैं 7, क्योंकि तिरछी ऊंचाई आपकी जो होगी सबसे बड़ी होगी, जिसे हम कर्ण बोल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये 25 हो गया। देखिए 7 से 7 कट गया। और 25 का ट्रिक क्या होता है? 25 का मतलब 5 की पावर 2। तो जब भी अगर आप 5 की पावर 2 से गुणा करते हैं तो बगल वाली संख्या को 2 की पावर 2 से भाग दे देते हैं। मतलब 22 को आप 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5.5। कितना आएगा? 5.5। और इसका मतलब फिर उसको बाद आप 200 से गुणा कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आ गया क्या? यही हमारा आंसर था। ठीक है, इस तरीके से आप सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी चीजें मैंने आपका यहाँ पर टाइम बचा लिया है। ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको डिटेल में करते कितना टाइम लगता है, अब आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। वैसे मैंने पूरा आपका यहाँ सोल्यूशन में बताया भी है अच्छे से। अगर उसके साथ अगर आप जाना चाहोगे तब भी आप वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये सही है, इसको लगाकर आप आगे बढ़ जाइए। हमारा आंसर आ चुका है। इसका मतलब जो हमने सोचा था वो बिल्कुल सही सोचा था। इस तरीके से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। अब अगर लगाना हो तो देखिए अब कितना टाइम लगेगा। हमें आयतन पता है तो मैं आयतन का फार्मूला लगा दूंगा। शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 पाई R² H होता है। तो पाई का मान 22/7। R² की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और H की वैल्यू कितना है? 24 है। तो क्या यहां से मैं R की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा? तो आप यहां से निकाल सकते हो। तो यहां से इसको आप सॉल्व करिएगा। देखिए कुछ कट रहा है क्या? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। तो यहां देखिए 11 कम 11 और 11 कम 11, 11 से नहीं कट रहा है ये, सॉरी 1232 है ना, इसीलिए। एक मिनट, ये 1232 है। 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 हो गया। यहां से देखिए 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, यहां देखिएगा 24 से ये 12 दूनी 24, या ये कितना बार जा रहा है देखिएगा ध्यान से, 12, हाँ ये 12 से नहीं कट पा रहा है। यहां पर एक काम करते हैं, मैं इसको, ये जो 24 है, देखिए कितना टाइम लग रहा है काटने पीटने पर इसको। तो यहां पर मैं 8 से काट देता हूं। 8 3 24 और 8 1 कम 8, 8 चौक 32, ये 14 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये 2 से भी कट जाएगा, 2 7 14, ये आ गया। 3 से ये 3 कट गया। इसका मतलब यहां से हमारी R² की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 × 7, क्योंकि ऊपर की साइड है 7 × 7, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी?
7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। और जैसे आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आई, अब देखिए समझ रहे हैं ना, जो मैंने फिगर बनाया था 24 7 आ गया तो 100% आपका जो L होगा वो क्या जाएगा 25 आ जाएगा, क्योंकि L का जो फार्मूला हो जाता है वो क्या आता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला। तो इसको R की वैल्यू 7 रख दो, H की वैल्यू 24 रख दो, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। बाकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है सी से क्या होता है पाई आर एल, ये मैंने अभी सॉल्व करके भी दिखा दिया, यहाँ पर रखिए आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने R की वैल्यू निकालने में देख रहे हैं कितना टाइम लग गया, तो कुछ ना कुछ टाइम हम बचा रहे हैं, तो इस चीज के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर आप देखिए, इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ए बी से 20% ज्यादा है, बी सी से 25% ज्यादा है और सी डी से 30% ज्यादा है। ठीक है, अब आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से। फिर बोला ए डी से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। यहां पर ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ए बी सी डी पूरा आप लिख लो, ए बी सी डी। ऐसे क्वेश्चन में लास्ट से स्टार्ट कर करिए, लास्ट से, मतलब किसको 100 मानना है ये भी बहुत जरूरी है। आप चाहे तो किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका होगा कि लास्ट वाले को आप 100 मान लो। अब आप देखिएगा तुरंत आपका लगता जाएगा। यहां पर लिखा गया है सी डी से 30% ज्यादा है, जो सी है वो डी को मैंने मान लिया है 100, डी से कितना परसेंट ज्यादा है 30%, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा 130। क्लियर, ज्यादा है। फिर आगे ये वाले पीछे चलते जाइए। अब बोला है बी जो है सी से 25% ज्यादा है। अब 130 का 25% क्या होगा 130 गुणे 1/4, इसको निकाल लीजिए, 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20, मतलब 32.5 क्या करना पड़ेगा मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बोला है ना बी सी से 25% ज्यादा है। 32.5 ऐड करूंगा इसमें तो यह आ जाएगा 162.5। कितना आएगा 162.5। अब इसको यूज कर लेते हैं, ए बी से 20% ज्यादा है, ए क्या है बी से, मतलब अब इससे भी 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा का मतलब क्या हो गया 162.5 का 20%, 20% मतलब 1/5, 1/5। ठीक है, या आप 6/5 भी कर सकते हो, डायरेक्ट एक बार में ही वैल्यू निकल जाएगी, या 1/5 निकाल कर जोड़ कर सकते हो, दोनों तरीका सही है। ठीक है, तो यहां से 1/5 निकाल लीजिए, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 5 25। ठीक है, तो यहां से 32.5 फिर ऐड कर दोगे, तो 32.5 ऐड करोगे तो यह आ जाएगा 95, 195। कितना आएगा 195, क्योंकि ज्यादा था। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आपसे पूछ रहा है ए डी से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। ए जो है डी से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो डी के कंपेयर में क्या हो गया ये ज्यादा है। कितना भाई डी के कंपेयर में कितना ज्यादा हो गया 95 ज्यादा हो गया, और ये डायरेक्ट 95% ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 95%, ये ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं, इसको भी आप स्टार लगा लो। इस तरीके क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, आसान है, लेकिन यहां पर आपको सीपी निकालने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट विक्रय पूछ रहा है, फिर विक्रय ही पूछ रहा है, तो आपको सीपी निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, एक वस्तु को बेचने पर 291 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, तो उसे 3% की हानि होती है। तो 100 में आपका मान लीजिए खरीदा होगा, तो 3% की हानि का मतलब 97 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, फिर उसे वह 12% के लाभ पर बेचता है। तो जब 12% के लाभ पे बेचेगा, तो 100 पे लिया होगा, तो 12% का लाभ होगा, तो कितना हो जाएगा 112। और ये आपसे पूछ रहा है, बस इसी को सॉल्व कर लेना है, इसी को सॉल्व कर लेना है। और ये कितनी बार जाएगा देखिएगा ध्यान से, ये आपका जाएगा 3 बार। ये कितनी बार जाएगा 3 बार डायरेक्ट कट रहा है। ठीक है, तो x बराबर 112 गुणे 3, 112 गुणे 3, 3 दूनी 6, एक ही स्थान पर 6 यूनिट प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, एक ही स्थान पर यूनिट पे 6 आ रहा है, बाकी कहीं भी नहीं आ रहा है,
तो भले देखिए मैं 2 सेकंड बचाऊं, 1 सेकंड बचाऊं, बचाया तो ना, तो लेकिन आप जो पूरा करेंगे तो कुछ ना कुछ समझ आएगा, तो मैं यूनिट पे भी ध्यान दूंगा। इसका मतलब इसीलिए आपको ये ध्यान देना है, ऑप्शन को बराबर ध्यान देना है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 336 रुपए में अगर बेचता तो उसे 12% का लाभ हो जाता। ये तरीका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का मतलब क्या है, यहां पर आपका दूरी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। दूरी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, ठीक है। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। कुल यात्रा में इसे 7/3 घंटे का समय लगता है। तो कुल तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। कुल तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, ठीक है, तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो दूरी हमारा क्या है, दूरी कांस्टेंट है भाई, जितना गया उतना आया, दूरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से आपको पता है जब दूरी कांस्टेंट होता है तो जो भी चाल का अनुपात होगा, चाल का अनुपात क्या आएगा, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, ये हमारा चाल का अनुपात आ गया। तो समय का जो अनुपात होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये 3 इधर आ जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो ये जो 4 यूनिट चला होगा, जितनी भी स्पीड से चला होगा उसको फिर टाइम इतना लगेगा, क्योंकि ज्यादा स्पीड से जाएगा तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड अगर कम करेगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। अब यहां खुद बोल दिया कि कुल यात्रा में इसे 7/3 घंटे का समय लग रहा है। कुल यात्रा में मतलब जाने में और आने में, तो जाने में 3 और आने में 4 यूनिट। तो मैं बोल सकता हूं ना 4 3 7 यूनिट, ये यूनिट में ध्यान रखिएगा। तो जो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी वो डायरेक्ट हमारी क्या हो जाएगी, 7/3 घंटे, 7/3 घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहां से 1/3 घंटे, 1/3 घंटे। पूछा क्या गया, कुल तय की गई दूरी बतानी है। क्या बतानी है, कुल तय की गई, यहां पर आपको दूरी बतानी है। तो यहां से आप बताइएगा क्या हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा, क्योंकि यहां से आपका 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आप निकाल सकते हो, क्या 3 यूनिट की क्या आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप डायरेक्ट देखिए ना, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहां पर आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो 3 यूनिट की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी कितनी, 3 गुणे 1/3, 1 घंटा, 1 घंटा कितना आ जाएगा, 1 घंटा, ठीक है। तो अब आप समझिएगा ध्यान से, यहां गलती क्या होती है, वो गलती भी ध्यान सुनिएगा। तो हमें टाइम भी एग्जैक्ट पता चल गया, इसका अलावा हमारा जो स्पीड था वो कितना था, 12 था। 4 यूज ना करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में आपने काटा है। तो हमारी जो दूरी होगी, क्योंकि आपसे दूरी पूछा था, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, 12 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है, 1 लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है, 1 लग रहा है। तो ये आपका 12 किलोमीटर आ गया, और एक ऑप्शन सी भी है। गलती से भी सी ऑप्शन को नहीं लगा देना है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कुल तय की गई दूरी, और ये 12 वाला जो था वो सिर्फ गया होगा, तो वापस भी तो उतना ही आया होगा। इसलिए आप चाहें तो इसको फिर दोगुना भी कर दीजिए, तो 12 दूनी 24 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहां पर बहुत लोग ध्यान नहीं दे पाते और जल्दबाजी में 12 किलोमीटर लगा कर आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 24 किलोमीटर। इसका भी यूज कर सकते हैं आप, 4 यूनिट की वैल्यू निकालकर, 4 यूनिट की जो भी वैल्यू निकलेगी, आवर में जो भी निकलेगी, उसका मल्टीप्लाई 9 में कर फिर उसका दुगना कर देंगे, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 24 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि दूरी कांस्टेंट है। चाहे मैं इसका यूज करूं इस टाइम का, चाहे मैं इस टाइम का यूज करूंगा, इस टाइम का यूज करूंगा, तो हम यहां पर स्पीड ये वाला लेंगे, और इस टाइम का यूज जब मैं करूंगा तो जैसे मैंने अभी कराया वहां पर स्पीड ये लिया जाएगा। बस उसका दुगना करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कुल तय की गई दूरी। अगर पूछा होता एक साइड की दूरी, या जाने में वहां तक जाने में लगी दूरी, या वहां से आने में लगी दूरी, सिर्फ इतना पूछा होता तब हमारा आंसर 12 किलोमीटर होता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर
18, क्वेश्चन नंबर 18 ये देखिएगा, फिर से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अस्त्र का यूज करने वाला हूं, जो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल दोनों तरीका देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल क्या होता है आपको अच्छे से पता है, अब तक तो आप इस अस्त्र का यूज करना भी सीख गए होंगे। यहां पर लिखा है, एक बार आप पढ़ लो, यदि राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, यदि 5 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 3:5 हो जाता है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। अब बताइए, राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया है, तो ये वर्तमान आयु का अनुपात ही तो दिया है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो 3, 2, 5 का मल्टीपल होगा। अब जब ऑप्शन देखते हैं तो सारे ही ऑप्शन 5 से कट गए, तो आप बोलोगे सर यहां पर कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का यूज हो गया? अभी भी यूज कर सकते हैं, बस यहां पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अगर ये नहीं कटा तो कहीं ना कहीं हमारा काम आसान बना सकता है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है ना कि 5 वर्ष पूर्व जो इनका अनुपात था, जो वर्तमान वाला था, जो भी ये है, 5 वर्ष जब पूर्व हम जाएंगे तो राम और श्याम का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3:5। हमारा दिया है योग, पूछा क्या है? दोनों का योग, और ये योग पूछा है, ये वर्तमान का दिया गया है। अब आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, उनका योग कुछ ना कुछ वर्तमान में है। अगर मैं 5 साल पीछे जाने की बात करूंगा तो मान लीजिए ए और बी 2 बंदे हैं, ठीक है। अगर ए वाला अगर 5 साल पीछे जाएगा और बी वाला भी 5 साल पीछे जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो 5 उसका और वो 5 उसका, दोनों घटेगा। जब योग पे हम लोग काम करेंगे तो डायरेक्ट हम 10 घटाएंगे ना, डायरेक्ट हम 10 घटाएंगे। तो इसका मतलब दिए गए ऑप्शन में वर्तमान दिया है, वर्तमान आयु का योग दिया है, क्योंकि यहां से मल्टीपल में 5 के मल्टीपल में कोई सारे ही ऑप्शन कट रहे थे। तो मैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का यूज कर रहा हूं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अस्त्र है जिसका यूज हम हमेशा एग्जाम में करते हैं, खासतौर से इस टाइप के क्वेश्चंस को सेकेंडों में निपटाने के लिए। अब मैं 10 कम करूंगा, और जब 10 कम करूंगा तो वो हमारा जो आंसर होगा वो 5, 3, 8 का मल्टीपल होगा। वो क्या होगा? 5, 3, 8 का मल्टीपल होगा। जिस तरीके से मैं आपको ये समझा रहा हूं उसी तरीके से आपको ई बुक में भी मैंने दे रखा है। बहुत ही मेहनत के साथ मैंने वो तैयार भी किया है, और सारे वीडियोज में भी काफी मेहनत लगती है। उम्मीद करता हूं कि आप को यहाँ से बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा होगा, और उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे जो दोस्त तैयार हैं उनको भी आप बताइए इस कोर्स को वो परचेज करें, ठीक है। यहाँ पर 8 का मल्टीपल कब? जब 10 घटाएंगे। अब देखिए 40 में अगर मैं 10 घटाऊंगा कितना आएगा? 30। 30 क्या 8 से घटेगा? नहीं घटेगा। 30 में हम 10 घटाएंगे 20 आएगा, 20 आएगा, तो ये क्या घटेगा? नहीं, ये कटेगा? नहीं कटेगा। यहां पर अगर मैं 10 घटाऊंगा 40 आएगा, ये कटेगा? हाँ, ये बिल्कुल कट रहा है। अगर मैं 45 में अगर मैं 10 घटाऊंगा तो ये 100% 8 से तो कट ही नहीं पाएगा। घटा दीजिए, तो जब आप घटाओगे तो ये आ रहा होगा 37, सॉरी कितना आएगा? 35। 10 घटाऊंगा कितना आएगा? 35। तो 35 8 से नहीं कटेगा, तो 100% हमारी एक्यूरेसी बन गई, 100% सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 50। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं इसका तरीका, लेकिन ध्यान सुनिएगा। तरीका अगर आप देख लिए होंगे, लगभग 2-3 क्वेश्चन मैंने इस तरीके से बताए भी हैं, तो हर बार अब मैं तरीका नहीं बताऊंगा, कुछ अपने से भी आप करिए, क्योंकि प्रैक्टिस है। तो हम यूज करेंगे इसी अस्त्र का, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का। तो देखिएगा, राम और श्याम की जो प्रेजेंट आयु है वो क्या है? प्रेजेंट P, या प्रेजेंट ऐसे लिख लीजिए। और 5 वर्ष पहले क्या हो गई है? 5 वर्ष पहले कितनी आयु रेशियो थे? 3:5। ये राम है कैपिटल R, और ये श्याम है। जब भी रेशियो से आप क्वेश्चन को जल्दी लगाते हैं तो आपको मैंने पहले ही बताया है क्या करना है। इनका जो गैप है आपका समान होना चाहिए। समान मतलब सेम होना चाहिए। 3 और 2 इसमें गैप 1 का है, यहाँ 2 का है, तो इसको भी मुझे 2 का गैप बनाना पड़ेगा। तो इस 2 और 3 को गैप 2 बनाने के लिए मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 और 3 वाला जो है, जो 2 और 3 वाला था वो बन जाएगा 4 और 6। अब देखिए इसमें गैप 2 का हो गया, इसमें भी गैप 2 का हो गया। तो यहां पर जो इसमें गैप है, इसमें जो डिफरेंस है कितने का रहा? 1 यूनिट। और यही जो 1 यूनिट होगा ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले है, तो डायरेक्ट ये 5 वर्ष के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू आई तो हमसे कुछ भी पूछे
5 वर्ष पहले इनका पूछ ले, इनका पूछ ले, राम श्याम का पूछ ले, या वर्तमान का कुछ भी पूछ ले, योग पूछ ले या अंतर पूछ ले, हम हर एक चीज यहां से बता सकते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष, अब इसको आपको क्या करना था, इसका योग बताना था। तो 6 4 10 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 5, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 50 वर्ष। यही तो आंसर आया था, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब 19। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। देखिए, बेलन का आयतन दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन की ऊंचाई आपको यहां पर ज्ञात करनी है। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो दोनों की वैल्यू दिया है, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 1540 बटे 440। ठीक है, यहां पर अगर आप डिवाइड करोगे, क्यों डिवाइड किया, क्योंकि अगर इक्वेशन बनाकर पुट करते तो टाइम ज्यादा लगता। अब रेशियो अगर डिवाइड करने का फायदा ये दिखा कि देखिए ये सारी चीजें कट गई, एक आर इससे कट गया, एच की भी कहानी खत्म हो गई, मतलब एच की कहानी खत्म हो गई, डायरेक्ट यहीं से हमारा आर आ जाएगा। तो 2 से इसको काट दीजिए 220, और इसको आप यहां से काट दीजिए 11 दूनी 22, और 11 एक कम 11, 11 चौक 44, फिर 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 7। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान जरूर रखिएगा, आर की वैल्यू, रेडियस जो था वो 7 सेंटीमीटर आ गया। तो बेलन की आपसे पूछा है ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई अगर पूछ रहा है तो आप चाहे तो इसका यूज कर लें, इस फार्मूले का, चाहे इस फार्मूले का यूज कर लें। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई क्या निकलेगी, यूज करते हैं, आर की वैल्यू 7 आ चुकी है, और एच निकालना है। तो 2 पाई आर एच किसके बराबर था, 2 पाई आर एच 440 के बराबर था। इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, और ये 10, तो एच बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। फार्मूला याद होना चाहिए सारा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 है, तो कॉस थीटा का मान आपको यहां से बताना है। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट में अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे दे या सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे दे, तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। ठीक है, बराबर 1। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/4 हो जाएगा, या ऐसे सीधे। देखिए ये स्टेप करना नहीं था, ये सिर्फ समझाने के लिए था। कभी भी अब ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, प्लस में दे दे या माइनस में दे दे, प्लस में देगा तो तुरंत आप माइनस पे निकालेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/4। अगर यहाँ माइनस देता सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, तो हम बोलते सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तुरंत ये इक्वेशन बनाना है, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। और जैसे ही इक्वेशन बनाए आप, क्योंकि मुझे कॉस थीटा निकालना है, तो 2 इक्वेशन ये बन गया, तो tan और tan प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2 सेक थीटा, 2 जुड़ जाएगा ना, ये सेक थीटा जुड़ जाएगा, तो 2 सेक थीटा बराबर, इसको भी जोड़ लीजिए 4 प्लस 1/4, 4 प्लस 1/4 कितना आएगा, 17/4। तो यहां से 2 को अगर हम उधर लेकर जाएंगे तो सेक थीटा बराबर आएगा 17/8, और सेक थीटा का जो उल्टा होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, ये हो जाता है 8/17। क्या आएगा, 8/17। चलिए ऑप्शन कौन सा है, ये 8/17। अब थोड़ा समझिएगा मेरी बात को, ठीक है,
क्योंकि ये अप्रोच मुझे बताना भी जरूरी था, लेकिन एग्जाम में जैसे कि हमेशा बोला है कि मैं अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ्स में भी हम ऑप्शन का हेल्प ले सकते हैं और हर जगह हेल्प ले सकते हैं। आपको पता है लाल बटे कक्का से आपको पता है कि जो कॉस थीटा होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आपको आधार बटे कर्ण पता है अच्छे से, इसका फार्मूला आधार बटे कर्ण होता है, और कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। अब अगर मैं ऑप्शन को चेक करूंगा तो मुझे पता है कि जो हर में होगा वो सबसे बड़ी होनी चाहिए ऊपर वाले से। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो भाई फॉलो ही नहीं कर रहा है, ये ऊपर बड़ा हो गया, नीचे तो छोटा हो गया। यहां पर भी ये फॉलो नहीं कर रहा है और यहां पर भी ये फॉलो नहीं कर रहा था, तो एक ही ऑप्शन था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इस तरीके से हम इस अप्रोच के साथ 1-2 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन को लगा सकते थे। ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार आपका ऑप्शन ऐसे ही मिल जाए, ठीक है, लेकिन तैयार रहना है हमें। इसीलिए तो इस प्रैक्टिस जो आप बैच ज्वाइन किए हैं, यहां से आपको इसका फायदा जरूर मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है एडवांस मैथ्स का, ये भी क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में बीसी जो भुजा है एबी के 2 गुने से 3 कम है, AB के 2 गुने से 3 कम है, वह AC भुजा AB से क्या है? 2 अधिक है। यदि त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर कितना दिया है? 31 सेंटीमीटर, तो छोटी भुजा आपको यहां पर क्या करनी है? ज्ञात करनी है। क्लियर है? छोटी भुजा क्या करनी है? आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा? इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। क्या बनाना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? फिगर बनाना है। तो फिगर अगर बना लेंगे तो चीजें आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहां पर लिखा है त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC ऐसे लिख लीजिए। लिखा है ABC में जो BC भुजा है AB के दुगने से 3 कम है। जो BC है वो AB के 2 गुने से, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो BC है AB के 2 गुने से, मतलब 2AB 3 कम है। क्या BC बराबर में 2AB - 3 लिख सकता हूं? ऐसे लिखते चलिए। फिर लिखा है वह AC भुजा, AC जो भुजा है, AC जो भुजा है वह AB से, वो AB से क्या है? 2 अधिक है, मतलब AB + 2 है, AB + 2 है। अब आपको पता है यहां पेरीमीटर दिया है, P जो दिया है वो 31 सेंटीमीटर दिया है। तो जो P होता है, पेरीमीटर जो होता है, जो 31 यहां दिया है, वो क्या होता है? AB + BC + CA होता है, BC + CA। अब सभी की वैल्यू रख देते हैं। चलिए, 31 बराबर AB तो है ही है। अब BC की वैल्यू क्या रखूंगा? AB के टर्म में कितना आ गया? 2AB - 3। और AC की वैल्यू क्या रखूंगा? AC का वैल्यू रखूंगा AB + 2। तो क्या यहां से हमारा AB का मान निकल जाएगा? तो चलिए AB का मान निकाल लेते हैं। तो 2 1 3 1 4, 4AB। तो यहां से अगर देखेंगे -1 ये आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 32 बराबर 4AB। तो AB बराबर आ जाएगा कितना? 8 सेंटीमीटर। AB बराबर 8 सेंटीमीटर। लेकिन पूछा क्या है? आपसे छोटी भुजा पूछा है। तो सबसे पहले अगर AB 8 आ गया है, AB 8 आ गया है, तो मुझे इन दोनों भुजा के बारे में भी जानना होगा। तो अगर ये बताइए मैं 8 यहां रखूंगा तो 8 दूनी 16 - 3 13 आ जाएगा। 8 दूनी 16 - 3 कितना जाएगा? 13 आ जाएगा। किसका? BC आपका 13 आ गया। यहां रख दीजिए। 8 + 2 कितना आ गया? 10 आ गया। तो सीधी सी बात है, यहां भुजाओं को अगर ध्यान से देखें तो जो सबसे छोटी भुजा होगी वो क्या होगी? AB की होगी, जो कि क्या होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, 10 भी है, 8 भी है, 12 भी है, लेकिन जो सबसे छोटी भुजा होगी वो क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22। स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पे। देखिए, एक वस्तु जिसका मूल्य 20,000 रुपए है उसे 20% व 5% की क्रमिक छूट पर खरीदा गया। ठीक है, खरीदा गया और 1,000 मरम्मत पर खर्च कर दिया गया। तो सबसे पहले यहां से इसका यूज करते हैं। यहां से 20,000 इंटू, ठीक है, 20% का अगर छूट दिया गया होगा, इसका मतलब वो 80 में लिया होगा।
80/100 और इंटू 5% का छूट का मतलब 95 में उसको मिला होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका क्या आ रहा है, सीपी ही आ रहा है। बोल रहा है ना, एक वस्तु जिसका मूल्य 20,000 रुपए है उसे 20% व 5% की कमी छूट पर खरीदा गया, तो हमारा खरीदा गया है तो मतलब ये खरीदा गया सीपी। तो यहां से आप निकालो, ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, तो ये आपका आ जाएगा कितना, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 160 गुणे 95। तो इसको सॉल्व करिए, 16 पंजे 80, 16 144, 44 और 8, 144 और 8 कितना हो जाएगा, 152। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 15,200 रुपए, ये सीपी आ गया, 15,200 रुपए सीपी आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, जैसे होता नहीं कोई चीज खरीदा गया, अब वो क्या किया, उसमें थोड़ा सा और कुछ काम किया। मतलब जैसे होता नहीं कोई घर अगर आप बेच रहे हो, उसके मतलब काफी टूटा फूटा सा है, आपने उसको मरम्मत करवाया, जो भी आपको वहां पर थोड़ा बहुत खर्च लगा, तो जब आपका घर थोड़ा अच्छा बन जाता है तो फिर आप जब बेचोगे तो जो भी आपका आपने लगाया था पैसा उसमें भी आपने प्रॉफिट कमाया, भाई जितना भी मैंने लगाया वो भी मैं आप कमाना चाहूंगा। उसके अलावा जब अच्छा हो जाएगा तो और ज्यादा प्राइस पे वहां पर आप बेच सकते हैं। ठीक वही बात यहां पर भी था। यहां पर क्या हुआ, खरीदने के बाद उसमें जो भी वो वस्तु लिया था, खरीदने के बाद उसमें उसे कुछ मरम्मत करवानी पड़ गई, और वो मरम्मत जो उसके पॉकेट से गई है। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारा जो ये सीपी होगा ये ओरिजिनल सीपी नहीं होगा, इसके लिए फिर आप जो ने मरम्मत किया है या जो ट्रांसपोर्ट में चला जाता है उसको फिर आपको ऐड ऑन करना होगा, मतलब 1,000 आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, जो आपका ये निकला था सीपी। जब 1,000 आप जोड़ दोगे तो हमारी एग्जैक्टली सीपी कितनी आ जाएगी, 16,200। कितना आ जाएगी, 16,200। ध्यान समझिएगा, 16,200। अब क्या बोल रहा है, अब उसे उसने बेचा, उसने क्या किया, अब उसे 20,000 में फिर बेच दिया। तो 20,000 में जब उसने बेचा तो विक्रय मूल्य पर, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य पे नहीं बोला, अब आपसे बोल रहा है विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देख रहे हैं, एक एक लाइन से आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता है, और मैं भी अगर क्रय मूल्य से निकालेंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन भी मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब बताइए, ये हमारा नेट सीपी आ गया। एसपी क्या है, एसपी आपका वही 20,000 दे दिया है। तो आपको अच्छे से पता है कि जब लाभ होता है तो एसपी हमारा बड़ा होता है सीपी से, तो इसका जो डिफरेंस होगा वही लाभ हो जाएगा। तो हम निकालेंगे लाभ परसेंट किसके रेस्पेक्ट में, एसपी के रेस्पेक्ट में, यहां लिख लीजिए एसपी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए तो इसका डिफरेंस देख लिया जाए। तो इसका डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका आ जाएगा 3800। कितना, ये लाभ उसको 3800 रुपए का हुआ, कितने पर, सीपी पर ना कर दीजिएगा, किस पे, उसने साफ साफ बोल दिया किस पे किया गया है, विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य वाला नीचे रहेगा, 20,000 गुणे 100, 20,000 गुणे 100। स्टार लगा लीजिएगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका 2 से जो 2 जीरो ये गया काम से, ये गया काम से, 38 को 2 से काटा तो कितना आ गया, 19% का उसे लाभ हुआ विक्रय मूल्य पर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, डी ऑप्शन। क्लियर है, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं आप, और समझ में भी आपको अच्छे से आ गया होगा मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो समझ जाइएगा यहाँ पर ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट ही पूछा गया है। इस पे देखिए यहाँ पर रूट एक्स भी देकर पूछा है, क्यूब रूट भी देकर पूछा है। तो इसका एक फंडा है जो थोड़ा आपको समझना है। जैसे आपने देखा 5, 12 और 13 है, तुरंत आपको ट्रिपलेट समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट की कंडीशन क्या है कि आधार और जो भी लंब होगा इसके स्क्वायर का जो सम होगा, सबसे बड़ी भुजा जो आपकी कर्ण होगी उसके स्क्वायर के बराबर होगा। इसके अलावा अगर 5, 12, 13 दिख रहा है, अब इस पे घबराना नहीं है। आपको पता है कि मुझे यहाँ पर इसको 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर बनाना है। क्लियर, तो इसका मतलब जो ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका होना चाहिए क्या, समझिएगा, इसकी वैल्यू आपकी 2 आनी चाहिए, इसकी पूरी वैल्यू आपकी 2 आनी चाहिए। अब आप बताइए कर्णी घाट में 5 है, इसका मतलब x क्या हो जाए कि
उसका कर्णिघात जब 5 लेंगे मतलब 5 का पेयर बनाएंगे तो 2 बाहर आ जाए। तो इसके लिए मैंने आपको बोला भी था सारे पावर्स आपको याद होने चाहिए, 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 12 तक, 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 8 तक। तो जैसे आप देखेंगे ना तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि x की वैल्यू यहां पर 32 ही होगी, क्योंकि जो 32 होता है ये 2 की पावर 5 होता है। क्लियर है? तो इसका इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, क्योंकि जब मैं x की वैल्यू 32 रखूंगा तो बाहर क्या निकल कर आ जाएगा, 2 निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा, 2। और एक ऑप्शन 2 भी दिया है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा क्या होगा, 32। आप थोड़ा समझिएगा, यहां पर जो 5 है, अगर मैं इसी 5 के स्थान पर 4 कर देता, अभी भी देखिए ऊपर मुझे बाहर 2 ही निकालना है। अब आपको यह देखना पड़ता कि x वाला जो भी मान होगा वो किसी ना किसी की पावर 4 बना रहा हो, तो आप बोलोगे किसी के किसी नहीं, मतलब 2 की पावर आपका बनाना चाहिए। तो अगर ये यहां पर 4 है तो इसका मतलब समझ जाइएगा 2 की पावर 4 क्या होगा, 16। इसका मतलब x का मान आप क्या हो जाएगा, 16। अगर यहाँ 3 होगा तो ये 8 हो जाएगा। 6 होगा, अगर यहाँ कर्णिघात में 6 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64, क्योंकि 2 की पावर 6 होगा तभी 2 बाहर आ पाएगा। ऐसे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बनाकर पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा क्या होगा, 32, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। चलिए अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ए और बी की आय का योग दिया है, ए और बी की आय का योग जो दिया है 43,000 है। यदि ए व बी अपनी आय का क्रमशः 95% तथा 80% खर्च कर देते हैं तो उनकी बचत, और उनकी बचत क्या है, उनकी बचत आपकी बराबर दी गई है। तो ए की आय बतानी है। क्या बतानी है, ए की आय। बहुत ही आसान, यहां पर ये पूरा क्लू यहीं पर दे दिया कि उनकी बचत यहां पर क्या है, बराबर है। अब आप खुद बताओ, ए और बी हैं, ए अगर 95 अपनी आय का खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे सर वो आपका 5% बचा रहा होगा, तो 5% इंटू ए। ध्यान दीजिएगा 5% अगर बचा रहा है, क्योंकि बराबर करना है, कुछ ना कुछ परसेंटेज में आएगा, बराबर आएगा। तो एक काम करते हैं, मैं परसेंटेज लिखता ही नहीं हूं क्योंकि वो कट जाएगा ना, तो मैं 5% समझ रहा हूं लेकिन मैं 5A ही लिखूंगा। 80% वो खर्च कर रहा था तो बचा कितना रहा होगा, 20 बचा रहा होगा। कौन, बी। भाई बी क्या कर रहा था, 80% खर्च कर रहा था तो उसने 20 बचाया, इसीलिए ने परसेंट को डायरेक्ट यहीं पर ही काट दिया। इसका मतलब ये डायरेक्ट हमारा रेशियो आ गया। और ए और बी क्या है, ए और बी आपका क्या है, इनकी आय है, इनकी आय है। तो क्या यहां से मैं रेशियो निकाल लूंगा, क्या 5 से काट दीजिए, तो ए अपॉन बी, ए अपॉन बी जो आपका आ जाएगा कितना, 4/1, 4/1। बस यही आपका क्लू था। अगर ये आप समझ में आ गया तो अब तो आप तुरंत बता सकते हो, क्योंकि इनकी जो आय का योग दिया है वो कितना दिया है, 43,000। और ए और बी क्या है, ये भी आय है, तो इनका जो आय है यूनिट में मुझे पता चल गया, 415। इसका मतलब 5 यूनिट जो होगा, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 43,000 रुपए। 43,000 रुपए आपका हो जाएगा। तो ए की आय पूछ रहे हैं, रुपए है आपका, 43,000 रुपए है। तो यहां पर फिर आपसे पूछ रहा है किसका, ए की आय। तो ए कितना है, 4 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 43,000 है तो 4 यूनिट की वैल्यू आप समझ जाइए कितनी होने वाली है। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 43,000/5 × 4, ठीक है। 5 से अगर हम काट देते हैं तो आ जाएगा 5 8 40, 5 8 40, 5 6 30, 8600 × 4, 8600 × 4। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 0 0, 4 6 24, 4 8 32, 32 और 2 34, 34,400 रुपए ए की आय आ जाएगी। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्या आएगा, ए ऑप्शन। देखिए यूनिट डिजिट भी लगा सकते थे, वो सॉरी डिजिट सम भी लगा सकते थे। अब ना अगर मान लीजिए कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो यहां पर भी आप क्या कर सकते थे, यूनिट डिजिट लगा सकते थे। कैसे, देखिएगा ये 5 है, देखिए ये 4 3 7 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 का मतलब 10 1, और 5 अगर नीचे है तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 4 4 8 3 11, 11 का मतलब यूनिट डिजिट 2 आ गया। यहाँ देखिए 5 3 8 ये नहीं हो सकता, 3 2 5 ये नहीं हो सकता, 8 2 10 1 भी नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये जब इस तरीके से आप सोचना स्टार्ट करेंगे तो आप अपने कैलकुलेशन को भी आसान बना सकते हैं, और कैलकुलेशन में भी हम अपने ब्रह्मास्त्र का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए ब्रह्मास्त्र कौन है, डिविजिबिलिटी रूल हो गया,
ठीक है, ये भी बहुत ही बड़ा अस्त्र है आपके लिए। उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल और खास तौर से डिजिट सम जो अभी आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 24 आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये आपका क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है और इसका भी जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। लिखा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। मतलब P से अमाउंट आपका बन रहा है तो 1 से कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। कितने साल में, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में। और इसका तरीका मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकलेगा कितना आएगा, R1, क्योंकि यहां दो चीज में पूछा है तो जो R1 आएगा डायरेक्ट हम यहां से बोल सकते हैं इसका जो अंतर होगा वही ब्याज होगा 1/5। ये 1/5 मतलब 20% यहां से आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा, 20%। चलिए दूसरी लाइन पढ़ते हैं। फिर लिखा है किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। फिर वही बात है, P और A है। अब क्या हो रहा है, 12 वर्ष में, 12 वर्ष में 1 से कितनी हो जा रही है, लिखा है ना, 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। मतलब वही ब्याज जो 1 था, 1 से क्या हो गया, 3 गुना हो गया। और यहां पर कितना यूनिट आया, 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट कितने साल में हुआ है, 12 वर्ष में। हमेशा जो ब्याज निकलता है किस में निकलता है, 1 वर्ष पे निकलता है। इसीलिए R2 की जो वैल्यू हो जाएगी 2 और 12 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1/6। और 1/6 की वैल्यू जो हो जाती है कितनी, 16 से ही 2/3%। तो यहां पर 2 रेट अलग अलग निकले। कभी एक जो लाइन है ना, एक लाइन भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन यहां पर आपसे 2 चीज पूछा, मतलब 2 रेट पूछा, दोनों ही अलग अलग थे। क्यों, क्योंकि यहां आपसे पूछना चाह रहा था कि कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है। मतलब दोनों आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। और इन दोनों में जो सबसे कम है कौन सा दिख रहा है, 16 सही 2/3। इसका हमारा आंसर क्या होगा, सी। अगर पूछा होता सबसे बड़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है तो आपका आंसर क्या जाता, 20%। इस पे ज्यादा टाइम लेना ही नहीं है, इसको मैंने पहले ही आपको प्रैक्टिस सेटों में आपको मैंने करा दिया है, इसीलिए सारे प्रैक्टिस सेट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसको एक बार आप देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक चद्दर 450 रुपए में खरीद कर उसे 10% लाभ पर जो कि विक्रय मूल्य पर गिना जाता है बेच देता है, तो चद्दर का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं दोगे। यहां लिखा है एक चद्दर को 450 रुपए में खरीद कर, मतलब सीपी आपका दे दिया है, ठीक है। उसे 10% पे लाभ पर जो कि विक्रय मूल्य पर गिना जाता है बेच देता है, तो चद्दर का विक्रय मूल्य आपको यहां पर बताना है, ठीक है। तो सीधी बात है, सबसे पहले 10% को आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो 10% जो होगा इसको जब मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो कितना आएगा, 1/10, 1/10। अब यहां पर क्या बोला है, 10% लाभ पर जो कि विक्रय मूल्य पर गिना जाता है। इसका मतलब ये जो लाभ है ये विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट पे है। इसका मतलब वैसे तो हमेशा क्रय पे होता है, इसका मतलब जो नीचे की साइड है अब आपका यहां पर ये एसपी बन चुका है, क्लियर है। और ये 1 यूनिट क्या है, यही तो आपका प्रॉफिट है, यही तो आपका लाभ है। जैसे मैं देखता हूं कि कई लोग इसको याद रखते हैं कि भाई जब लाभ होगा तो एसपी माइनस सीपी होता है। याद कभी भी नहीं करना है, नहीं तो हमेशा आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि अगर सीपी के रेस्पेक्ट में अगर आपने देखा होगा, याद किया होगा तो ठीक है, लेकिन जब विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो सारी चीजें फिर गड़बड़ा जाएंगी। इसके लिए बस बेस्ट तरीका क्या है, आप बना लो सारी चीजें। बस अगर लाभ की बात करेगा तो इस बात का बस ध्यान रखिएगा कि एसपी बड़ा होता है सीपी से, और जब हानि होगा तो सीपी बड़ा होगा एसपी से। बस यही 2 बात का ध्यान रखना है, अपने आप आपका काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा समझिएगा। आपको पता है कि एसपी हमें पता चल गया 10 यूनिट, ठीक है। इसका मतलब एसपी बड़ा होता है सीपी से कब, जब लाभ होता है। तो इसका मतलब 100% जो सीपी होगा वो 11 तो नहीं हो जाएगा भाई, 11 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एसपी बड़ा होगा, इसका मतलब 10 से यही 1 कम हो जाएगा, क्लियर है। इसका मतलब जो हमारा सीपी होगा वो हो जाएगा क्या, 9 यूनिट। ये सब यूनिट में ही चल रहे हैं, तो यही 9 यूनिट अब किसके बराबर कर दूंगा भाई, सीपी दिया है ना तो मैं सीपी के बराबर कर दूंगा। तो 9 यूनिट बराबर 450 रुपए, 9 से काट दो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50 रुपए। और हमसे पूछा था विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना था, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 गुणे 10, 50 गुणे 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, 500 रुपए। 500 रुपए ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है।
आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पर। ये आपका किससे है? ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब यहां पर इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, यहां पर आपके पास दो एंगल गिवन है, कितने? दो एंगल गिवन है, और यहां पर ऑप्शन भी कुछ खतरनाक तरीके से दिया गया है, तो इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको आपको सॉल्व करना है और यहां से आपको फिर बताना है क्या? साइन थीटा का मान बता देना है, साइन थीटा का मान बताना है। तो चलिए चेक किया जाए। तो यहां पर चलिए, यहां पर इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, एक बार आप भी देख लो। दोनों साइड आप क्या करिए? होल स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड जब आप होल स्क्वायर करोगे तो यह आएगा 1 माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर, ठीक। अब cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या कर सकता हूं? cos स्क्वायर थीटा को मैं बदल सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सभी को पता होगा। और 1 माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर जो होगा 1 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, और माइनस 2 साइन फाई, माइनस 2 साइन फाई। हमें साइन थीटा का यहां से मान निकालना है, किसका? साइन थीटा का मान निकालना है। तो अब यहां से क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देता हूं, बाकी इधर भेज देता हूं, तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन फाई, ये जो आएगा इधर प्लस आ जाएगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। अब बराबर इसको इधर भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर अंडर रूट में क्या आ जाएगा? यहां से देखिए साइन फाई कॉमन आ जाएगा, साइन फाई कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में 2 माइनस साइन फाई। यही आपका आंसर होगा, चेक कर लीजिए, क्योंकि आपसे यही पूछा भी था। कौन सा ऑप्शन है? साइन फाई ब्रैकेट में 2 माइनस साइन फाई, ये आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन। चेक कर लीजिए आंसर क्या होगा हमारा, ये वाला होगा। एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए इस तरीके से कर लिए। बाकी इसको आप यहां पर एक मैं आपको तरीका बता देता हूं, आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा। यहां पर अगर आप ध्यान दें, यहां पर आपका एक समीकरण है, एक समीकरण है, जैसे आप अलजेब्रा में अप्लाई करते हैं वैसे यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पर थीटा भी है, फाई भी है, तो यहां पर मैं एक का मान कुछ भी रख सकता हूं। तो मैं एक का मान ऐसा कुछ रख दूं, फाई की वैल्यू मान लीजिए 0 डिग्री मानकर, इसको आप यहां से फिर थीटा का मान कुछ निकल कर आ जाएगा, ठीक है, या थीटा का मान रख देंगे तो पाई का मान आ जाएगा। फिर यहां पर जो भी वैल्यू आएगी यहां रखकर फिर ऑप्शन में भी आप टैली कर लेना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व या ऐसे आसानी के साथ ये भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 स्टार लगा लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलने लगे। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या है? वर्तमान में पूछ रहा है, प्रारंभिक भी पूछता है। तो सबसे पहले परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर लेना है फ्रैक्शन में। तो 50% जो आपका ये मूल्य है, जो वृद्धि हो रही है, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो क्या आएगा? 1/2। तो अंडे के मूल्य में 1/2 की वृद्धि हो गई। तो सीधी सी बात है, जो 24 रुपए जो वो खर्च कर रहा होगा, वो खर्च क्या है? अपरिवर्तित है। और जब भी अपरिवर्तित होगा तो मूल्य जब बढ़ेगा तो खपत में आपको क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी ही पड़ेगी। खपत में क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी ही पड़ेगी। तो यही एक में जोड़कर इसमें 1/3 कम कर दूंगा, क्या? खपत में। और इसका मतलब क्या? ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 होगा ये आपका प्रारंभिक खपत होगा, और यही 1 यूनिट की कमी हो रही होगी, और यही 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? यहां देखिए 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलने लगे, यही तो कम है। तो 1 यूनिट बराबर 4। तो जो प्रारंभिक हमारा खपत था, शुरुआत में जो हमारी खपत था, कंजम्पशन था, वो 3 यूनिट होगा। तो 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 अंडे, और 12 अंडे आपका प्रारंभिक खपत हो गया, और 12 अंडे का मतलब क्या हो गया? 1 दर्जन।
कितना? 1 दर्जन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये 24 है। तो हमें आपसे अगर मैं पूछूं कि अंडों का प्रारंभिक मूल्य, अंडों का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? अंडों का प्रारंभिक मूल्य, अंडों का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? तो आप तुरंत बोल दोगे कि 24 रुपए तो ये था, और प्रारंभिक जो खपत था अगर मैं उससे डिवाइड कर देता हूं, जो दिया है 1 दर्जन, ठीक है, तो 24 रुपए प्रति दर्जन, 24 रुपए प्रति दर्जन, ये जो होगा अंडों का प्रारंभिक मूल्य होगा, जो कि पहला ऑप्शन है। ये लगाना नहीं है, ठीक है, ये नहीं लगाना, क्योंकि आपसे पूछा है वर्तमान में, तो वर्तमान निकालना और आसान हो गया, क्योंकि बोल रहा है ना कि 50% की वृद्धि हो जाती है, देखा ना, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने से। तो सीधी बात है, जो आपका प्रारंभिक है इसी में 50% की वृद्धि कर दीजिए, तो 24 का 50% कितना होगा? 12 होगा, तो 24 + 12 कितना आ जाएगा? 36 रुपए प्रति दर्जन। यही आपका आंसर हो जाएगा क्या? वर्तमान मूल्य। ये होगा आपका वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य हो जाएगा। ठीक है, कितना? 36 रुपए प्रति दर्जन, और प्रारंभिक मूल्य पूछता तो 24 हो जाता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? डी है। स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं। प्रारंभिक मूल्य पूछ सकता है, वर्तमान मूल्य पूछ सकता है, प्रारंभिक आपसे खपत भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक खपत में हमारा क्या, देखिए 28 क्वेश्चन तक आपके हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो 6 है। ठीक है, बाकी का जो 2 क्वेश्चन होगा, मैं सेट नंबर 7, जब आपका प्रैक्टिस सेट आपका 7 चल रहा होगा तो उसमें लास्ट 2 क्वेश्चन मैं वहां पे कवर करा दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया है, ठीक है, जैसे डिजिटल बोर्ड भी आपका ये बंद हो चुका है, तो अभी मैं फिलहाल ये 2 क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, लेकिन आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको सेशन कैसा लगा? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी मुलाकात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।